प्राची मधु की बहुत सारी बातें सुनने के बाद मन में सोचती है, नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ मधु के बारे में। वो अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो बहुत समझदार हो सकती है। वो इस बात को लेकर परेशान होगी या फिर कोई बात होगी। ये सोचकर प्राची ने मधु को आवाज लगाई और उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मधु सामने ही खड़ी थी। वो प्राची को एकदम से देखकर चौंक गई और जल्दी जल्दी से अपनी पलकें झपटाकर हड़बड़ाते हुए बोली, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ काम से आई थी। तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? प्राची मधु को देखकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कुछ कह रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं बस ये कहने आई थी कि तुम मेरे साथ मंदिर नहीं आ रही हो? हाँ नहीं, अभी मानसी परेशान कर रही है तो बस इसीलिए मैं मंदिर नहीं आ पा रही, मधु ने जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, ये कहकर प्राची वहाँ से चली गई। तो मधु ने चैन की सांस लेते हुए निखिल को देखकर कहा, थैंक गॉड इसने कोई बात नहीं सुनी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। प्राची झट से नीचे भागी और रूही और अपनी मम्मी को देखकर बोली, मम्मी चले? हाँ बेटा चलो, गाड़ी के अंदर बैठो, हम तेरा ही वेट कर रहे थे, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। ये कहकर प्राची की मम्मी रूही और प्राची तीनों को गाड़ी में बिठा कर ले गयी। इधर से स्मिता, युग और उसकी मम्मी मिसेस रेशमा भी गाड़ी में बैठ मंदिर के लिए निकल गए। फरीदाबाद के पास में ही पहाड़ी पर एक छोटा सा शिवजी का मंदिर था। सबने वहीं जाकर इन दोनों की पूजा करवाना ज्यादा बेहतर समझा था, क्योंकि वो मंदिर पास में ही था और पूजा भी आसानी से हो जाती है वहाँ पर। ये सोचकर सब उसी मंदिर में चले गए। पर्दे की आड़ में रखकर प्राची और युग से पूजा करवाई गई। पूजा के बाद सब जाने लगे तो प्राची रूही से बातें करने लगी। प्राची रूही से बोली, अच्छी आफत है, ये लोग तो युग को देखने भी नहीं दे रहे हैं, मुझे उससे बात करनी थी, हमें भी बता दो जरा, क्या बात करनी थी ऐसी? रूही प्राची को छेड़ते हुए बोली। रूही तुम्हें मजाक लग रहा है, मुझे सच में उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ मुझे पता है कि तुम उससे बात करना चाहती हो और ना ही मुझसे तुम मजाक कर रही हो, ना मुझे लग रहा है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। रूही ने कहा, मुझे कुछ सचमुच इम्पोर्टेंट बात करनी थी। प्राची फिर से रूही को देखकर बोली। ये सुनकर रूही प्राची की मम्मी को देखते हुए बोली, वैसे आंटी जी आपका ऐसा मानना क्यों है कि लड़का लड़की दुल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे का चेहरा देख लें तो अपशगुन होता है? ये सुनकर प्राची की मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हमारा मानना है और ये सच भी है। पहले जब प्राची की बुआ की शादी पक्की हुई थी और उन्होंने हल्दी वाले दिन अपने होने वाली पति का मुँह देख लिया था तो उनकी शादी टूट गयी थी। जब से मेरा भी यही मानना है कि यही सच होता है। रूही प्राची की मम्मी की बात सुनकर चुप रही। हालांकि वो इन सब पर भरोसा नहीं करती थी, पर वो प्राची की मम्मी की बात भी तो नहीं टाल सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी खड़ी प्राची को इशारों इशारों में बोली, आंटी जी जो कह रही हैं वो मानना ही होगा, तुम युग से नहीं मिल सकती। प्राची रूही का इशारा समझकर पैर पटकने लगी और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, क्या आफत है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, मम्मी ने जैसा कहा है वो तो मानना ही पड़ेगा। इधर प्राची के जाने के बाद मधु और निखिल दोनों आरव के पास आए और आरव को देखकर बोले, आरव हमें तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो क्या हुआ? आरव ने कहा। वैसे तुम्हें क्या लगता है प्राची इस शादी से खुश हो पाएगी? मधु आरव को देखकर बोली। अरे मधु ये कैसा सवाल है, और वो भी प्राची की शादी के एक दिन पहले। आज मेहंदी वाला दिन है, ऐसा सवाल अभी नहीं पूछ सकती हो तुम। समझ में आया? क्या पूछ रही हो? मधु मैं सच कहूँ तो प्राची तुम्हारी फ्रेंड है और एक फीमेल फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छे से समझ सकती है। ऐसी बातें होंगी तो तुम समझ सकती हो, ऐसी कोई चीजें होंगी तो उसके मन में क्या गुजरेगी। हाँ तुम समझ सकती हो ना, प्राची इस शादी से खुश रहेगी या नहीं? हाँ आरव तुम जो कह रहे हो वो सच है और मैं भी यही जानती हूँ कि प्राची ने मन मार कर ये शादी करना स्वीकार कर लिया है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो अभी भी अमन से ही प्यार करती है और शायद इतना प्यार करती है कि वो अमन की जगह किसी और को नहीं दे सकती, सपने में भी नहीं। मधु अब इन बातों का कोई मतलब भी तो नहीं है ना? मधु अब इन बातों का कोई मतलब भी तो नहीं है ना? अमन अपनी शादी करने वाला है आयशा के साथ। अब ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। अब हम उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि हम ये शादी रुकवा सकते हैं, वो भी इस हाल में, क्योंकि हमें कुछ ऐसा पता चल गया है जो सुनकर तुम्हें भी भरोसा नहीं होगा। आरव की बात काटते हुए निखिल ने कहा। निखिल की बात सुनकर आरव एकदम चौंकते हुए बोला, ऐसा क्या पता चल गया है तुम्हें? तुम जानना चाहते थे ना कि सच क्या है? तो सुनो, आज ही मेरे पास पूजा का फोन आया था। पूजा वही जो अमन से शादी करने वाली थी, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। उसने मुझे बताया आयशा अमन के बच्चे की नहीं, अपने बॉयफ्रेंड अमित के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसने हम सबसे झूठ बोला है। यहाँ तक कि अमन से भी ये बात और अमन के परिवार से भी ये बात छिपाई है आयशा ने।
अमन के बच्चे की नहीं, किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली है वो ये सब अमन की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कर रही है। वो केवल और केवल अमन की प्रॉपर्टी से प्यार करती है और उसे किसी भी हाल में अमन की प्रॉपर्टी अपने हाथों में करनी है। बस इसीलिए वो अमन से शादी कर रही है और अमन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसे पैसों से प्यार है, अमन से नहीं। आरव निखिल की बात सुनकर एकदम बौखला सा गया। क्या कह रहे हो तुम? ये नामुमकिन है। मुझ पर यकीन करो आरव, मैं सच कह रहा हूँ। सोचो जब प्राची को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना दुख होगा ना। निखिल ने उदास होकर कहा। क्या तुम लोग उसे ये बात बताने वाले हो? कुछ सोचकर आरव बोला। नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया है, क्योंकि हमारे प्राची को कुछ बताने से सच बदल तो नहीं जाता ना। हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे हम सच निकलवा पाए। हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। बस हम तुम्हें ये बताने आए थे और तुम इस बात का ख्याल रखना कि ये सच प्राची तक ना पहुंच पाए और ना ही युग तक। ये तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि युग प्राची से सच में बहुत प्यार करता है। वो प्राची के बिना जीवन जीने की सोच भी नहीं सकता है। प्राची उसके लिए उसकी जिंदगी है और हमें किसी भी हाल में ये सच छिपाना होगा। अब आगे क्या होगा? क्या ये सच प्राची तक पहुंचेगा या फिर जब पहुंचेगा तब तक बहुत देर ना हो जाए? ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। कहीं जाइएगा नहीं। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।